नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप मानते हैं कि इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है? क्या आप मानते हैं कि हम चाइना को हराकर वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने उस नेशन को बिल्ड करने के लिए कुछ सीरियस स्टेप्स उठाए हैं जिसमें हम सभी रहना चाहते हैं। एक ऐसा नेशन जो ग्रोथ, पावर और डेवलपमेंट का एपिटोम है। एक नेशन जो ओप्रेस्ड और पुअर होने के अपने हिस्टोरिक पास्ट को भूल सकता है एंड लुक एट इटसेल्फ एज ए डोमिनेटिंग फोर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हमने वो हिस्टोरिक मूवमेंट देखा है जब भारत के प्रधानमंत्री ने यूएस कांग्रेस में स्पीच दी। अब जिस पेस से हम बढ़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए पूरी दुनिया भारत को चाइना के बाद अगली राइजिंग सुपर पावर के रूप में देखती है। क्योंकि अगर आप इन दोनों देशों की हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये काफी हद तक सेम है। चाइना भारत की तरह एक गरीब देश था और भारत की तरह चाइना भी सोशलिस्ट कंट्री होने के पेन को फेस कर रहा था। It is 1978. The Chinese economy has barely functioned in decades. Tens of millions of people have died. लेकिन यहीं पर 1978 में समथिंग क्रेजी हैपेंड जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज बनाया। In 1978, a few years after Mao's death, Deng began methodically to reinvigorate China's once prosperous economy. Deng Xiaoping turned the page. Under his plan, China would retain its socialist political ideology. और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो चाइना और इंडिया की जीडीपीज का ट्रेजेक्टरी सेम थी, लेकिन 1980s के बाद चाइना में हॉकिस्टिक ग्रोथ देखी गई और उसकी जीडीपी आसमान छूते हुए इतनी आगे बढ़ गई कि चाइना इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक से लगभग 5 गुना ज्यादा हो गई। बट एज वी ऑल नो, आफ्टर बीइंग 13 years late, all thanks to Dr. Manmohan Singh, India finally got liberalized in 1991, just like China did in 1978. Is on the move again. We shall make the future happen. In July 1991, India kicked off a series of reforms to unleash its economy from the stifling rigidity of the socialist era. We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution. Our markets were opened to the world, with ease of doing business being made paramount not just for foreign companies, but also Indian entrepreneurs. We got government off the backs of India's entrepreneurs. We introduced more competition. We created record number of jobs. We were able to control inflation, and the economy was growing at the rate of 7% per annum. India's permit Raj was in. और अगर आप चाइनीज इकोनॉमी को देखें तो उन्होंने लिबरलाइजेशन के ठीक 30 साल बाद, जो कि 2008 से 2023 तक हॉकिस्टिक ग्रोथ देखी, और अब 2021 में हमने लिबरलाइजेशन के बाद अपने 30 साल पूरे कर लिए। इसलिए अब दुनिया को उम्मीद है कि भारत अगले 20 सालों में एक्सेलरेट एंड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यही रीजन है कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फ्लड आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टर आर pouring in cash and venture capital firms building billions of dollars just to bet on India. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. Today, we're announcing that we're going to invest an incremental $1 billion in digitizing small and medium businesses. Strength of India today in terms of economic growth and innovation is very exciting. Make significant investments in India. It is something that we intend to do. India is eyeing $100 billion in annual foreign direct investment. So this is fantastic, right? This is great news. Well, not really. मेरे पास ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट है जिसे इंडस वैली रिपोर्ट कहा जाता है, और ये रिपोर्ट हमें उन 3 मेजर चैलेंजेस के बारे में बताती है इंडिया नीड्स टू ओवरकम इफ वी वांट टू बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। और अगर हम इन चैलेंजेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो भारत इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। आई रिपीट, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। तो सवाल ये है कि इंडस वैली रिपोर्ट हमें भारत के बारे में क्या बताती है, ये 3 इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं that we need to tackle, and is the government of India really solving for these challenges? Let's start from the basics. इस चार्ट को देखें। ये चार्ट ग्रेट इंडियन ड्रीम का एक हॉलमार्क है, और ये चार्ट कहता है कि जब भी कोई क्राइसिस आया है तो भारत ने पावरफुल कमबैक किया है। और फॉर एग्जांपल 2008 के क्राइसिस के बाद हम 3.1% की ग्रोथ पर आ गए थे, लेकिन हमने 8.5% की ग्रोथ के साथ कमबैक किया। हमने कोविड में -5.8% का डाउनवर्ड ट्रेंड देखा, लेकिन फिर हम 9.1% तक पहुंच गए, और आज भी हम 6% जीडीपी ग्रोथ के साथ वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं। और ड्यूरिंग दिस टाइम आप देखें तो चाइना 4.7%, अमेरिका 1.4% पर है, और अगर आप ग्लोबल एवरेज देखें तो ये सिर्फ 2.7% है। सो दिस लुक्स अमेजिंग, राइट? लेकिन दोस्तों, ये ग्राफिक इल्यूजन है, क्योंकि ये ग्राफ बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम को क्लियर फॉर्म से हाइड कर रहा है। यू डोंट बिलीव मी? लुक एट दिस पिक्चर। जहां हम जीडीपी के मामले में 5th पोजीशन पर हैं, वहीं पर कैपिटा जीडीपी के मामले में हम 140th रैंक पर हैं, और हम इतने पीछे हैं कि मेक्सिको की पर कैपिटा जीडीपी भारत के 6 गुना है, और चाइना के लगभग 5 गुना, इंडोनेशिया के लगभग 2 गुना, और यहाँ तक कि बांग्लादेश भी हमसे $9 आगे है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है?
खैर, इसका आंसर इस ग्राफ में इम्प्लिसिट है। ये ग्राफ हमें भारत के जीडीपी का डिकम्पोजिशन बताता है और ये ग्राफ हमें बताता है कि हमारे जीडीपी का 60% प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। इसलिए जब फैमिली ग्रोसरी का सामान और कार खरीदते हैं और एजुकेशन के लिए पे करते हैं या एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करते हैं तो ये जीडीपी के प्राइवेट कंजम्पशन कंपोनेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह 11% गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आ रहा है। इसलिए जब गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को सैलरीज देती है या मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदती है, दिस काउंट एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बट यू नो वट, there is one big problem and this problem is something called the gross fixed capital formation। जहां चाइना के लिए ये 43% है, वहीं इंडिया के लिए सिर्फ 29% है। और दोस्तों, ये इंडियन इकोनॉमी की पहली क्रिटिकल प्रॉब्लम की ओर इंडिकेट करता है। तो सवाल ये है कि ये फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आखिर क्या है और भारत के लिए इतना कम क्यों है? वेल, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या GFCF फिजिकल एसेट में नेट इन्वेस्टमेंट को रेफर करता है और जो एक ईयर में ज़्यादा ही टाइम तक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, भारत स्टील लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और ये कंपनी स्टील की शीट्स बनाने में माहिर है। ये कंपनी 10 मशीन के साथ काम करती है। पर मशीन डेली की 200 शीट्स का प्रोडक्शन करती है। सो द डेली आउटपुट 2000 शीट्स। अब मान लीजिए कि भारत स्टील लिमिटेड ने एक न्यू हाई स्पीड मशीन में इन्वेस्ट करने का डिसीजन किया है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है और ये न्यू मशीन ज़्यादा एफिशिएंट है और डेली 400 स्टील की शीट तैयार कर सकती है। तो मशीन के आने से पहले 2000 शीट का प्रोडक्शन करने वाली 10 मशीनें थी, लेकिन अब इस एडिशन के बाद वे मिलकर 2000 प्लस 400 का प्रोडक्शन करेंगे जो डेली के 2400 शीट्स है। सो देयर इज ए 20% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने इस मशीन को लाने में 30 लाख रुपए जो कॉस्ट स्पेंड की है उसे फिक्स्ड कैपिटल के रूप में गिना जाएगा। और जब आप पूरे देश में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज एंड द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के से इस कैपिटल को जोड़ते हैं तो इट गिव्स यू इंडियाज ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में ये कैपिटल फॉर्मेशन तब होता है जब गवर्नमेंट ब्रिजेस, हाईवेज और ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बनाने के लिए पैसा खर्च करती है। और आप जानते हैं दोस्तों, ये ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देश को 3 अमेजिंग सुपर पावर्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, ये प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है, इसलिए इकोनॉमी में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में इमीडिएट इंक्रीज देखा जाता है। नंबर 2, जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो वे या तो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट देंगे या वे इंपोर्ट कम कर देंगे। और एंड में एक इंडस्ट्री द्वारा अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के कारण ये रिलेटेड इंडस्ट्रीज को भी बढ़ने के लिए इंकरेज करता है। इन दिस केस, एक मशीन से जुड़ने से कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेटिव एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज पर भी हाई इंपैक्ट पड़ता है। ये सब जॉब्स क्रिएट करते हैं जिससे इवेंचुअली पर कैपिटा जीडी और पर कैपिटा इनकम दोनों में ग्रोथ होती है। और यही रीजन है कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट जस्ट नॉट फॉर इंडिया बट फॉर एवरी अदर कंट्री। अगर ये आपको क्लियर है तो इस ग्राफ पर वापस आते हैं। भारत को ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ 29% है और चाइना के लिए 43% है और ये बिग डिफरेंस है। और सैड फैक्ट ये है कि भारत में पिछले 20 सालों से यही सिचुएशन बनी हुई है। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, इंडिया हैज कंसिस्टेंटली अंडर इन्वेस्टेड इन कैपिटल फॉर्मेशन और 2001 से लेकर 2023 तक हमने कभी भी कैपिटल फॉर्मेशन में अपनी जीडीपी का 35% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। जबकि अगर आप चाइना को देखें तो आप चाइनीज इकोनॉमी भारत के लगभग 5 गुना बड़ी होने के बावजूद 2003 से के बाद से उनका कैपिटल फॉर्मेशन उसके जीडीपी का 40% से ज़्यादा है। तो क्या आप इससे इमेजिन कर सकते हो, 18 ट्रिलियन का डॉलर का 40% $7.2 ट्रिलियन है और हमारी पूरी जीडीपी सिर्फ $3.5 ट्रिलियन की है। तो दोस्तों, चाइना हमारी पूरी $3.5 ट्रिलियन की जीडीपी का 2 गुना से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और हम मुश्किल से $1 ट्रिलियन का इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि चाइना का 7वां हिस्सा होता है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए पहली क्रिटिकल चैलेंज है कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की कमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारे लिए इतना क्लियर है तो हम इसे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में इनफ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? वेल, यहीं पर इंडियन इकोनॉमी की दूसरी क्रिटिकल प्रॉब्लम आती है विच इज कॉर्पोरेट एंड एमएसएमई डेट। लुक एट दिस ग्राफ, 1991 से 2020 तक प्राइवेट सेक्टर में इंडियन डोमेस्टिक क्रेडिट 23.8% से बढ़कर केवल 54.7% हुआ है। जबकि अगर आप चाइना, कोरिया और वियतनाम को देखें तो ये 182, 164 एंड 115% है। अब बस आपको ये दिखाने के लिए कि ये डिफरेंस कितना बड़ा है, चाइना के प्राइवेट सेक्टर पर उसके $18 ट्रिलियन जीडीपी का 182% का डेट है जो कि $32.76 ट्रिलियन है और भारत केवल 54% पर खड़ा है। 3 ट्रिलियन का 54% से $1.62 ट्रिलियन है। इसका मतलब है कि चाइना की प्राइवेट कंपनीज के पास डेट के 20 टाइम्स से ज़्यादा कैपिटल है कंपेयर टू इंडिया। और यही रीज़न है कि जबकि चाइनीज कंपनीज कैपिटल फॉर्मेशन में कैश डाल रही हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर से ये सवाल उठता है कि कैपिटल फॉर्मेशन में हम इतने पीछे क्यों हैं? वेल, फर्स्ट प्रॉब्लम इज द लोन क्राइसिस।
हमारे बैंकों ने गलत लोगों को और गलत कंपनियों को पैसा उधार दिया है, जिसके कारण उन्होंने लोन पे बैक नहीं किया। एज ए रिजल्ट हमारे बैंक्स को इतना लॉस हुआ है कि हमारे ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन्स 2015 से 2018 तक 5% से बढ़कर 15% हो गए हैं। क्यों? हमारे बैंक को सडनली अपना लोन देना लिमिटेड करना पड़ा और आरबीआई द्वारा उनकी जांच शुरू हुई। हम ऑलमोस्ट बैंकिंग क्राइसिस के कगार पर थे। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड? आज अच्छी कंपनीज को भी पैसा बोरो करने में दिक्कत हो रही है। वैसे यही रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट से कहा है कि सुनो दोस्तों, हम तुम्हें लोन तो नहीं दे सकते, बल्कि हम तुम्हारे लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर सकते हैं। अगर आपको India has announced sweeping tax cuts in a bid to kickstart its economy. New provision has been inserted in the Income Tax Act, which allows any domestic company. याद हो तो ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट फार्मर्स ने कहा था कि जब 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स की रेट्स को कम कर दिया था तो सरकार आसानी से 1.5 लाख करोड़ रुपए को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो वे किसानों को एमएसएमई के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं। खैर, सरकार द्वारा टैक्सेस में कटौती का रीजन वोट हासिल नहीं करना था, बल्कि हमारे कॉर्पोरेट को मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना है। ये लॉजिकली है। और लॉजिकली इफ यू सी, अगर वो 2019 में चुनाव जीतना चाहते थे तो उन्होंने 2018 में कॉर्पोरेट टैक्सेस में कटौती की होती, क्योंकि चुनाव अप्रैल 2019 में हुए थे। और अगर आप टाइमलाइन देखें तो ये कॉर्पोरेट टैक्सेस सितंबर 2019 में कट किए थे। कहानी का मोरल ये है कि सरकार ने कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए और वोट जीतने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को कटौती नहीं की थी। दे डिड सो बिकॉज इट वाज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर आवर इकोनॉमी। और दूसरी बात, हमने सीखा कि लैक ऑफ कॉर्पोरेट डेट इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में हमारी कमी की दूसरी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एमएसएमई लोन्स। तो यहाँ इसका एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। मान लीजिए कि ऋतिक रिटेलर्स को तैयार स्टील बेचने का एक छोटा सा बिजनेस कर चलाता है। उनके बैंक अकाउंट में कुल 1 लाख रुपए है। अब ऋतिक को हर महीने 1 लाख रुपए का माल खरीदना पड़ता है अपनी फैक्ट्री में स्टील का स्टॉक रखने के लिए, तो उसे अपने सप्लायर को कैश में पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए उसे ईच मंथ की शुरुआत में 1 लाख रुपए की अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए और इसके बाद ऋतिक तैयार स्टील 1.5 लाख रुपए में रिटेलर्स को बेचता है। इसका मतलब हर महीने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रिटेलर्स ऋतिक को इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं। क्यों? दे ऑपरेट ऑन क्रेडिट। इसलिए ये गुड्स रिसीव होने के 60 दिन बाद ऋतिक को पेमेंट करेंगे। तो क्या आपने देखा कि भले ही ऋतिक एक महीने के एंड में ऑन पेपर प्रॉफिट कमा रहा है, पर उसके पास जीरो कैश इन एंड है। इनफैक्ट ये नेगेटिव 1 लाख रुपीज है, बिकॉज ऋतिक ने स्टील खरीदने के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन फिर से अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए ऋतिक को अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि वो अपने सप्लायर से स्टील खरीद सके और अपने कस्टमर को बेच सके। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ ऋतिक ने ऑन पेपर 50,000 रुपए का प्रॉफिट किया है, बट ही हैज ए कैश फ्लो डेफिसिट ऑफ 1 लाख रुपीज। अब अगर ऋतिक के पास 1 लाख रुपए नहीं होंगे तो वो स्टील नहीं खरीद पाएगा और अपने अगले ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाएगा। यही प्रॉब्लम इंडियन एमएसएमईज के साथ है, जहां वो कैश में माल खरीदते हैं लेकिन उधार पर बेचते हैं। तो इस टाइम अगर ऋतिक को 1 लाख रुपए का लोन मिल जाए तो इसका यूज कैश फ्लो गैप फिल करने के लिए कर सकता है, राइट। और आप जानते हैं कि दोस्तों, ये पूरा एमएसएमई सेक्टर जो ऋतिक जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडियन जीडीपी में 29% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और भारत के कुल एक्सपोर्ट में 50% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऋतिक जैसे लोगों को बैंक से लोन नहीं मिलता है, और अगर मिलता है भी तो 15 से 20%, कभी कभी 25% के इंटरेस्ट पर मिलता है, जिसे रीपे करने के लिए उनके बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये लोन इतने महंगे क्यों हैं? सबसे पहले ये एमएसएमई आमतौर पर कैश में लेन देन करते हैं, इसलिए उनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है। अगर बैंक को 1 लाख रुपए के लोन प्रोसेस करना है तो 5 से 10,000 रुपए सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और फिजिकल वेरिफिकेशन में खर्च हो जाते हैं। तो अगर उनके लोन अमाउंट का 10% केवल प्रोसेसिंग में जा रहा है तो ऑब्वियसली द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी रेंज बिटवीन 20 to 30%। एंड लास्टली, ये लोन आमतौर पर अर्जेंट पर्पस के लिए होते हैं, और क्योंकि बैंक उन्हें प्रोसेस करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, लोन का पर्पस ही फेल हो जाता है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास $530 बिलियन का क्रेडिट गैप है, क्योंकि $530 बिलियन के लोन की नीड होती है, लेकिन इंडिया के पास एमएसएमई को रिसीव नहीं होता है। यही रीजन है कि इंडियन ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क नाम की एक चीज को बिल्ड कर रहा है। तो ये दूसरा रीजन है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर लोन नहीं ले पा रहा है, जो एमएसएमई का क्रेडिट गैप है। एंड द लास्ट रीजन व्हाई इंडियन बैंक्स आर नॉट एबल टू लैंड इज बिकॉज इंडियाज डिफॉल्ट डज नॉट हैव इनफ कैपिटल। और ऐसा क्यों है? क्योंकि फिर से अगर इस चार्ट को देखें तो टोटल इंडियन पॉपुलेशन का केवल 1.5% ही इंडिया में टैक्स पे करता है, और केवल 0.3% इंडियंस इंडिया के 80% टैक्स कलेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब है कि इंडिया में एफिलिएंट क्लास इतनी छोटी है कि हम इफेक्टिवली ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से भी छोटे हैं, और रिमेनिंग इंडिया इतना पुअर है कि उनका कंपेरिजन दुनिया के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों से किया जा सकता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है और लोगों के पास खर्च करने के लिए इनफ पैसा नहीं है। यही रीजन है कि अगर कंपनीज ज़्यादा प्रोडक्शन करना भी चाहे
तो वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है क्योंकि डिमांड ही बहुत कम है और डिमांड बहुत कम होने के कारण वे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो अगेन दिस रिजल्ट इनटू लेस कैपिटल फॉर्मेशन और इससे इंडियन इकोनॉमी में थर्ड हर्डल राइज होती है जो है गवर्नमेंट डेट। इन सिंपल वर्ड्स, सिंस बहुत कम लोग टैक्स देते हैं इसलिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के लिए इनफ मनी नहीं मिलता है, और जब गवर्नमेंट के पास इन्वेस्ट करने के लिए इनफ मनी नहीं है सरकार क्या करती है, सरकार लोन लेती है। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हमारा गवर्नमेंट डेट मैक्सिको और चाइना से काफ़ी ऊपर है और ये ब्राज़ील के लगभग करीब है। तो आप जानते हैं कि जब गवर्नमेंट डेट बढ़ता है तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डेट लेती है तो बहुत सारा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है, और फिर क्या होता है कि वी सफर बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ लेस मनी टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट लाइक ब्रिजेस, रोड्स। तो फिर क्या होता है, क्योंकि सरकार पुल और सड़कें बनाने में एबल नहीं है इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन फिर से कम हो जाता है। तो अगर आप देखें तो यही हमारे कैपिटल फॉर्मेशन लूप को पूरा करता है। ये 3 हर्डल हैं जो इंडियन इकोनॉमी को होलिस्टिक ग्रोथ से रोक रहे हैं, विच आर लेस ग्रोथ, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ डेट टू कॉर्पोरेट एंड एमएसएमईज एंड लैक ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, जो सरकार को डेट लेने के लिए मजबूर करती है ड्यू टू लैक्स टैक्सेस। और यहीं पर आखिरी सवाल ये है कि इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। वेल, द फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई फॉरेन कंपनी आज 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और अगर उन्हें लैक ऑफ लैंड अप्रूवल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर गवर्नमेंट अप्रूवल्स के कारण 1 साल वेट कराया जाता है तो वे 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और वे इंडोनेशिया या वियतनाम जैसे दूसरे देश में चले जाएंगे। अगर आप चाइना को देखो, चाइना को ये प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ओन्ड ऑल ऑफ द लैंड सो दे कैन अप्रूव द लैंड एनी फॉरेन कंपनी टुमारो। और हमें भी यही अचीव करना होगा क्योंकि ये 1000 करोड़ आएंगे तो हम प्रोडक्शन भी बढ़ा सकेंगे, लोगों को जॉब्स भी मिलेगी, सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ये 3 प्रॉब्लम मैंने जो बताई है वो सॉल्व हो सकती हैं। दिस इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ए लैंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया जस्ट लाइक गुजरात। इस प्रॉब्लम का दूसरा सोल्यूशन विच इज टू बिल्ड ए डिजिटल सिस्टम एनेबल लोन्स फॉर एमएसएमईज, और इसके लिए सरकार के पास ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क है। और एट द एंड आरबीआई को बैंक्स को मोर फ्री हैंड देना होगा ताकि कॉर्पोरेट कंपनीज को ज़्यादा लोन ले सके। दिस इज हाउ इफ इंडिया गेट्स ओवर दीज हर्डल्स वी विल बिकम एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम एक सुपर पावर शायद नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।